दोस्तों आज चर्चा मेरे दो अनमोल रतन पे नहीं मैं किसी गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे अनमोल रतन हमारी आंखों की बात कर रहा हूँ और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल जी बत्रा, MS ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, MCH 12 के जाने माने सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फेमस आई विशेषज्ञ। तो आज चर्चा कुछ आंखों के बारे में। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा कि आंखों की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नीरज यादव का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस वार्ता के लिए आमंत्रित किया और मुझे मेरा उनसे साधुवाद है। बड़े हर्ष का विषय है कि इनका चैनल डॉक्टर नीरज योगा आयुर्वेद हेल्थ एंड मोटिवेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है हेल्थ की जागरूकता के लिए और योग से जुड़कर ऑफलाइन सभी तरह के योग से। तो इसके लिए मेरा आपको साधुवाद। एक बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। थैंक यू। और इस क्रम में आज डॉक्टर नीरज ने जो विषय चुना है नेत्र से संबंधित, तो दोस्तों मैं आपको कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो व्यक्तिगत लाइफ से आपकी जुड़ी हुई हैं ऐसी ही जानकारी देना चाहूँगा ताकि आपके लिए वो लाभकारी हो सके। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। और दृष्टि दोष की जब हम बात करते हैं मायोपिया, उनमें भी सबसे कॉमन है जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। और फिर उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया जिसमें पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती जी। और प्रेसबायोपिया जो उम्र के साथ नज़दीक का चश्मा लगता है जी। तो इनके जो लक्षण होते हैं जो हम सब जानते ही हैं कि नज़र हमें धुंधला दिखाई देता है, कुछ लोगों को सिरदर्द की समस्या होती है, कुछ लोगों को आंखों में तनाव की समस्या होती है, कुछ लोगों को चक्कर एक वॉक सिम्टम से होते हैं, पर सामान्यतः हम मानते हैं कि उनको दिखने में समस्या होती है। जी। तो दूरदृष्टि वाले जो मायोपिक्स हैं जिन्हें वास्तव में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, कुछ ऐसा है जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। हाँ। तो उसके लिए उनको चश्मा लगाना होता है, पास के लिए हाइपरमेट्रोपिया के लिए प्लस में चश्मा लगाना होता है। और यहाँ कुछ चीज़ें, एक चीज़ जो मैं आपको बहुत लाभकारी बताना चाहूँगा, देखिए ये तो सामान्य जानकारी के लिए आपके लिए अच्छी है, लेकिन कुछ एक यूजफुल टिप कि हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों के केस में। बहुत जरूरी। तो बच्चों के केस में ये डिसाइड करना बहुत, जितनी अर्ली एज में आप डिसाइड कर पाते हैं कि उनको दृष्टि दोष है या नहीं, उतना ही अच्छा है। क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जिनको आगे जाके लेजी आई एक रोग होता है जिसमें उनकी एक आंख पूरी जिंदगी के लिए कमजोर रह जाती है। वो परिस्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए हमें करना क्या है, बच्चे अभी पढ़ना नहीं सीखें, लेकिन हमें कभी भी उनको एक एक आंख अलग अलग से दिखा देना चाहिए कि उनको दोनों से बराबर दिख रहा है या उसमें कोई डिफरेंस है। अगर ऐसा आपको लगता है कि वो दोनों आंखों में कोई डिफरेंस है, एक आंख से कम देख पा रहे हैं, तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। क्योंकि उस टाइम अगर उसका निदान हो जाता है और उपचार हो जाता है तो एक लंबी समस्या से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर हम इस समस्या को लेट पता कर पाते हैं, जैसे लगभग कई बार 11, 12, 13 साल की उम्र में, तो उसका कोई उपचार नहीं अक्सर करके नहीं हो पाता, चाहे आप कितना भी उसमें खर्च कर लें, लेकिन नहीं हो पाता। तो इसलिए छोटी सी प्रक्रिया है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे आराम से देख रहे हैं पर हम कभी जान ही नहीं पाते कि एक आंख से उनको कम दिख रहा है। तो केवल करना इतना ही है। और मैं तो जो स्कूल टीचर्स हैं उनको भी ये कहूँगा, बच्चे जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर न दिखाना है कि ये अभी कोई जानवर का फोटो बच्चों को दिखा सकते हैं, अल्फाबेट दिखा सकते हैं जी। और अगर वो उनको लगता है कि एक आंख से उनको कम दिख रहा है तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी कॉमन प्रॉब्लम जो आप सबके लाइफ से जुड़ी हुई है, अचानक एक उम्र के बाद ऐसा लगने लगता है कुछ थकान सी रहती है, कुछ चक्कर से रहते हैं, कुछ उल्टी जैसा मन रहता है, कुछ समझ नहीं पाते कि ये किस कारण से हो रहा है। तो ध्यान दें, कहीं आप 40 वर्ष की उम्र के आसपास तो नहीं है, क्योंकि ये उम्र वो है जिसमें प्रेसबायोपिया शुरू होता है और आपको पता भी नहीं चलता, आप काम चलाते रहते हैं। लेकिन ये सिम्टम्स जब आप में आने लगे तो सतर्क हो जाइए कि ये आपको प्रेसबायोपिया हो रहा है और नज़दीक के चश्मे की अब आवश्यकता है। तो ये तो मैंने रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात करी, कॉमन टॉक्स जो जनरली आप सबको जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। शायद आपने भी पहली बार इस लेजी आई के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, और ये बहुत सही जानकारी डॉक्टर साहब ने दी कि आप अपना बच्चा अगर 3, 4, 5 साल का है, आप उसकी सिंगल आई से एक बार विजन देख लीजिए, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम है तो उसका समय रहते उपचार हो सके। बहुत अच्छी जानकारी। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा
समाज हित में, बच्चों के हित में, अपने हित में इसको शेयर कीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने 3 टर्म मेरे को बोली हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। तो मैं एक आम दर्शक के लिए मैं जानना चाहूँगा, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, तो ये किस उम्र में, जहाँ तक मुझे ध्यान है बचपन में ज़्यादा ये होता है। तो फिर क्या है कि इनमें से कोई भी रोग आपको बचपन से ही हो सकता है। अच्छा, कोई सा भी हो सकता है। अक्सर करके बच्चों में हाइपरमेट्रोपिया कॉमनली देखा जाता है जी, और मायोपिया उम्र के साथ बढ़ता भी जाता है जी। तो लेकिन ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सी उम्र में क्या होगा। हाइपर मायोपिया, मायोपिया दोनों ही बच्चों से ही बचपन से शुरू हो जाते हैं। मायोपिया रिसर्चेज में ज़्यादा पाया गया, बाकी दोनों ही। तो जैसे हम जानते हैं कि डायबिटीज़ हुआ या बीपी हुआ, थायराइड हुआ, ये आनुवंशिक बीमारियां हैं बहुत हद तक। तो क्या उस प्रकार आँखों की जो समस्या है, दूर का कम दिखना, पास का कम दिखना, ये भी हेरिडिटरी होता है या और कोई कारण होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक प्रश्न पूछा है कि मायोपिया बिल्कुल हेरिडिटरी से जुड़ा हुआ है। हाइपरमेट्रोपिया भी कुछ हद तक से जुड़ा हुआ है। प्रेसबायोपिया एक हेरिडिटरी बीमारी नहीं है, वो एज वाला फैक्टर है के साथ है। बाकी दृष्टि दोष आनुवंशिक या वंशानुगत हो सकता है। अगर हाँ बिल्कुल, ये भी एक बहुत ध्यान देने का विषय है कि आपकी के परिवार में या आप जो कपल हैं उनमें से किसी एक को कोई हाई नंबर का चश्मा है या दोनों को, तो बिल्कुल आप अवेयर रहें कि ऐसी समस्या बच्चों में हो सकती है। तब आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि नंबर फिर बच्चों में आगे आते ही हैं या आ सकते हैं। अब आज के सिनेरियो में डॉक्टर साहब, अगर हम देखें कि आफ्टर कोविड मोस्टली बच्चों का टाइम ऑन स्क्रीन जा रहा है। आप भी जानते हैं बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे वो मोबाइल पे पढ़ें या लैपटॉप पे पढ़ें, लेकिन उनको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा। तो क्या मोबाइल की स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन से आँखों की नुकसान की संभावना है? जी डॉक्टर नीरज, ये सवाल आज के सिनेरियो में आपका बड़ा जायज़ सा सवाल है और चूंकि ये एक बढ़ती हुई समस्या है, इस पर कुछ चर्चा हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम ड्राई आई के लिए हार्डली कोई मेडिसिन अवेलेबल थी जी। और कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में किसी प्रोफेसर, किसी लेक्चरर को मैंने ये दवा लिखते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन आज की तारीख में ये मतलब इम्पोर्टेंट मेडिसिन हो चुकी है। कंपनियां ऐसे काफ़ी मतलब प्रोड्यूस कर रही हैं और एक कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट हैं। कारण क्या है? देखो, कारण 2-3 चीज़ें एक साथ हुई। मैं नहीं कह रहा अकेला ऑनलाइन का ही रोल है। एक ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर बढ़ चुका है, दिन ब दिन हमारे आँखों का उपयोग बढ़ता जा रहा है बाकी शरीर की तुलना में, और ऑनलाइन इटसेल्फ ड्राइनेस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इस ड्राइनेस के चलते आपको जो कॉमन समस्याएं होती हैं, जो वो है आँखों में थकान की, आँखों में चुभन की, आँखों में जलन, कभी कभी रेडनेस और कभी कभी इवन धुंधलापन भी हो सकता है। अगर कॉर्निया ज़्यादा, वो रिफ्लेक्स वाइट वाटरिंग होती है। हो तो ये रहा है कि आपकी आँखों की नमी कम हो रही है और ड्राइनेस हो रही है, लेकिन हमारे आंसू 2 तरह के होते हैं। तो वो रिफ्लेक्स वाटरिंग है जो इरिटेशन के कारण अचानक टीयर्स की फ्लशिंग हो जाती है, वरना कॉमनली आंसू की मात्रा कम हो रही है, आंखों की नमी कम हो रही है। इसके चलते जैसे मैं कई बार अपने मरीजों को समझाता भी हूँ कि एक तरह से लुब्रिकेंट की तरह, जैसे ऑयल मशीनों के बीच में अगर ऑयल नहीं हो तो करकराहट होगी और प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी आंखों की पलकें और आंख भी उस लुब्रिकेशन के अभाव में ठीक से काम नहीं कर पाते और ये सारे सिम्टम होते हैं। तो अगर ऐसा होने लगा है आपको, तो कुछ नियमों को आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे एक नियम है 20-20-20, यानी कि 20 मिनट से ज़्यादा आपको ऑनलाइन काम नहीं करना है। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आपको आंखों को क्लोज करना है और कोशिश करें 20 सेंटीमीटर के आसपास आपकी डिस्टेंस रीडिंग या राइटिंग होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये ऑनलाइन आपका अगर 5 से 6 घंटे से काम ज़्यादा है, तो मैंने स्वतः देखा है कि लोगों को फिर बाहर से कुछ लुब्रिकेंट ड्रॉप की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसा हो तो चिकित्सक से संपर्क करके आप वो मेडिसिन यूज कर सकते हैं। उनमें कोई हार्म नहीं है, सेफ मेडिसिन है। और वैसे फ्रिक्वेंट आई वॉशिंग, कुछ ठंडाई आंखों पे लगाना, कुछ व्यायाम आदि, ये सब सामान्य प्रक्रियाएं आप समय समय पे कर सकते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि आपका लैपटॉप या जो मॉनिटर है उसका लेवल आपकी आई से नीचे हो। देखे मेरी आंख, अगर मैं इस लेवल को ऊपर रखता हूँ तो मेरी आई पूरी ओपन करनी होगी, जबकि थोड़े लोअर साइड एंगल पे रहना चाहिए, तो आई आदि तो वैसे ही क्लोज हो गई, ड्राइनेस की समस्या खत्म हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं जोड़ना चाहूँ, अक्सर करके जब हम ये बात करते हैं कि यार उनके आंखों की नमी कम हो जाती है और ये प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है एसी होगा तो शायद नमी अच्छी बनी रहेगी। हाँ, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत एसी एक मिथ है। एसी
का की जो प्रक्रिया है आपको ठंडाई पहुंचाने की, जी उसकी प्रक्रिया के तहत वो नमी को और एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके चलते ड्राइनेस की संभावना आपकी आंखों में और बढ़ जाती है। और खासकर वो ऐसा एरिया है जहाँ स्मोकिंग वगैरह होती है तो ड्राइनेस और बढ़ जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपके कार्यस्थल पे ये स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करना चाहिए। इसी का मिनिमम या रैशनल यूज करें, कितना आपके उपयोग करना है और समय समय पे इस तरह के सिम्टम आने पर चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, लेकिन इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अभी मई लास्ट चल रहा है, टेम्परेचर जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा बहुत ज़्यादा है, हमारे 12 में इस समय 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो इतनी गर्मी में आंखों की सुरक्षा हम कैसे करें, कुछ कॉमन टिप्स आपसे जानना चाहूँगा। जी, अगर हम गर्मी की बात करें डॉक्टर नीरज, तो एक जो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉमनली गर्मियों में हो सकती है। जी बिल्कुल। तो एक जो हम देखते हैं एलर्जी की समस्या, इन दिनों में पॉल्यूटेंट्स जो एलर्जेंस होते हैं वो वातावरण जो होते हैं जी, जो वो वातावरण में ज़्यादा होते हैं और गर्मी के कारण उनका प्रभाव भी हम पर ज़्यादा होता है जी। तो एलर्जीज काफ़ी कॉमन है इन दिनों में। एलर्जीज के हम सिम्टम सामान्यतः जो गिन सकते हैं वो जलन, खुजली, आंसू, कुछ चिपचिपे आंसू और कंकर जैसी रड़क ये हो सकती है। ऐसी सूरत में आंखों को फ्रिक्वेंट वॉशिंग करना चाहिए ताकि वो एलर्जेंस जो एलर्जी के कण है वो आपके आंखों में चिपके हुए नहीं रहे, तो मिट्टी के कण आंखों में चिपके हुए नहीं रहे और आंख को थोड़ी ठंडाई मिले। इस ठंडाई एलर्जी के केसेस में राहत देती है। और लेकिन अगर वो जरूरत से ज़्यादा महसूस हो रही है तो नेत्र चिकित्सक से संपर्क करके और आई ड्रॉप्स यूज कर लेनी चाहिए। एक समस्या। दूसरी समस्या जो अभी हमने ड्राइनेस की बात की, ड्राइनेस इन दिनों में कॉमन हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी अनकॉमन होती है। इस मौसम में चूंकि वातावरण ऑलरेडी गर्म है, आंसुओं की सूखने की प्रक्रिया ज़्यादा है तो वो इसके कारण ये ड्राइनेस इन दिनों बढ़ जाती है, थोड़ा हमें अवेयर होना होता है। तीसरी, इन्फेक्शन यूजुअली बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इन दिनों में इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। कब क्या चीज़ जो इस ऋतु से जुड़ी हुई है मैं आपको बताना चाहूँगा। इन दिनों कॉमन बाथिंग जैसे स्विमिंग पूल में, कॉमन तालाबों में इस तरह की बाथिंग होती है, उस केस में आप थोड़ा सा अवेयर रहें। अगर स्विमिंग पूल में अगर एक भी आदमी इन्फेक्टेड जाता है तो बाकी सारे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, पूरी संभावना रहती है। तो इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। ये कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, आपने बहुत अच्छी, आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल और वाटर गेम्स वगैरह बहुत हो रहे हैं, आंखों का वाकई में बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने ये सारी बातें कही, हम जो खान पान लेते हैं, वैसे हम जानते हैं कि जो हम खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है, हमारा हर ऑर्गन काम करता है, तो जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसका आंखों की हेल्थ पे कुछ इफेक्ट होता है क्या? जी डॉक्टर नीरज, हम जब नेत्रों की बीमारी की बात कर रहे थे तो वो परिचर्चा बीच में रह गई कि जिस टॉपिक के साथ वो आगे बढ़ेगी जी कि न्यूट्रिशन का प्रभाव निश्चित रूप से आंखों पे पड़ता है। हम शुरुआत करें कॉमन प्रॉब्लम, जैसे कि हम जानते हैं मोतियाबिंद, कैटरेक्ट जिसे कहते हैं, वो न्यूट्रिशनल कैटरेक्ट हो सकता है जी। तो ये उसके अलावा जैसे कि हम रतौंधी जो हमने रोग सुने हैं, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, तो वो रोग कॉमन हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो आंखों में है ही है। जैसे ARMD एक प्रॉब्लम जो काफ़ी इमर्ज हो रही है, जैसे अब जो उम्र की जो संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, आप 70-80 साल तक आराम से आदमी जी लेते हैं, तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन एक समस्या है जिसके अंदर आंख के रेटिना एज के साथ अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन हमारी अगर न्यूट्रिशन अच्छा हो, एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में हम लेते हों तो उसकी संभावना कम हो जाती है। तो हरी सब्जियां जैसे हम सुनते ही हैं, उसके अलावा विटामिन C, जिंक है ना, ये और ओमेगा 3 फैटी एसिड, बड़ी छोटी सी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसके लिए कोई औषधि का प्रयोग करें, जी नहीं, सिंपल जैसे अलसी हम ओमेगा 3 उसमें भरपूर होता है। केवल अलसी को आपको सेक के, बहुत लंबे दिनों की सिकी हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़े दिनों पहले की होनी चाहिए, वो सेक के अगर 1-2 चम्मच डेली आप लेते हैं तो आपको अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं बाहर से जिसमें आपको मेडिसिन की और लंबा चौड़ा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। ये अगर आप समय पे ही शुरू कर देते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ARMD एक बार डेवलप हो गया फिर वो उतनी एफिकेसी नहीं मिलती। अगर आप शुरू से अवेयर हैं तो ये काफ़ी अच्छी एफिकेसी मिलती है। तो ये तो न्यूट्रिशन का प्रभाव हो गया। हाँ, हम वंशागुत पे बात कर रहे थे, तो काला पानी एक रोग जो मैं पूछने भी वाला था आपसे जी। काला पानी में अक्सर करके जो आंख का दबाव है वो बढ़ जाता है, उस दबाव के चलते वो आंखों के नस पे इफेक्ट करता है और वो सूखनी शुरू हो जाती है, और ये वंशानुगत है।
तो अगर आपके परिवार में किसी को काला पानी या ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। आप जब भी चिकित्सक को दिखाने जाएं, उसको स्पेशली ये बात कहें कि हमारे परिवार में किसी सदस्य को ये समस्या थी, तो हमारा काला पानी जरूर चेक कर लीजिए। आई का प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए। जरूर चेक कर लिए। एक कंप्यूटराइज मशीन होती है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बगैर आपको टच किए वो चेक हो जाता है। तो इस तरह से आप वो काले पानी की जांच करा सकते हैं, क्योंकि काले पानी याद रहे मित्रों कि मोतियाबिंद में तो जो भी आपको समस्या होती है ऑपरेशन के बाद वो उसका क्योर हो जाती है, हमें नजर पूरी तरह वापस मिल जाती है। पर काला पानी या जैसे हम अभी डायबिटीज पे बात कर रहे थे, डायबिटीज से जैसे रेटिना पे इफेक्ट होता है, इनसे जो नुकसान होते हैं स्थायी होते हैं। तो अच्छा है कि आप प्रिकॉशंस पहले बरतें, बाद में फिर हम उतना उपचार नहीं कर पा सकते, केवल आगे नुकसान को रोक सकते हैं। अगर हम चाहें कि अब पिछला रिकवर हो जाए वो नहीं, मुश्किल होता है। तो दोस्तों चर्चा बहुत ही सार्थक आगे बढ़ रही है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो पुनः निवेदन, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट करके बताइएगा और किन विषयों पे आप किसी एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब बात को आगे बढ़ाते हैं कि मोतियाबिंद, अब चूंकि बात चल रही है तो दूर तलक जाएगी थोड़ी सी। मोतियाबिंद जो होता है बहुत कॉमन हो गया है। मोतियाबिंद होने की उम्र क्या होती है, कारण क्या होते हैं और लक्षण क्या होते हैं? जी डॉक्टर नीरज, बिल्कुल ठीक सवाल आपने पूछा है। लेकिन जैसा हम शरीर की बाकी बीमारियों के बारे में देख रहे हैं कि उम्र अब इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। देखा आपने, कभी हम सोचा करते थे शुगर तो बहुत बात की बीमारी है, जी। जैसे ब्लड प्रेशर तो बहुत बात की बीमारी है, लेकिन अब आजकल कॉमन होने लगे हैं। इसी तरह मोतियाबिंद भी अब किसी भी एज में हो सकता है, जल्दी उम्र में भी मैंने देखे हैं मोतियाबिंद होते हुए जी। अब इनके कारण क्या है और किस हद तक हम बच सकते हैं, बड़ी छोटी छोटी टिप्स है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मोतियाबिंद का एक बड़ा कारण जो हम मानते हैं, धूप की अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें हैं, और जो इन दिनों गर्मियों में ज़्यादा भी होती है, जिनका ओवर एक्सपोजर इनसे होता है। अगर वो सावधानी बरतें, ऐसे ग्लासेस आते हैं, जरूरी नहीं कि मतलब ऑटो ग्लास या गहरे हो, नहीं, सफ़ेद ग्लासेस में जो वाइट ग्लासेस है उनमें भी इस तरह की परत होती है जो अल्ट्रावायलेट बी किरणों को रोक लेती है। तो ऐसे ग्लासेस का अगर आप उपयोग करते हैं तो अल्ट्रावायलेट बी किरणें नहीं पहुंचने से आप न सिर्फ मोतियाबिंद से बच सकते हैं, नाखूना टेरिजियम एक रोग होता है उससे बच सकते हैं, ड्राइनेस से बच सकते हैं, और रेटाइना के बारे में जो मैं अभी ARMD कह रहा था उसका भी एक बहुत बड़ा कारण अल्ट्रावायलेट बी किरणें, आप उससे भी बच सकते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज करना बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी पॉल्यूशन बहुत है, मिट्टी बहुत है, मच्छर बहुत है, तो आप इनसे आपको अच्छा फायदा हो सकता है। प्रोफेशनली भी अगर आप इस तरह के कामों में जुड़े हुए जानते हैं, अक्सर आप में जाते हैं, तो आपको यूज करना चाहिए। तो इसलिए पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो अब ये ये इंडिया में बड़ा अजीब सिम्टम है, आप देखें इन दिनों स्टेरॉइड का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मैं किसी मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ था तो कुछ लड़कियां वहाँ स्टेरॉइड टैबलेट लेने आई। मैंने कहा ये स्टेरॉइड टैबलेट इनको क्या आवश्यकता है? कह रहे इनको खाने के बाद इनको लगता है ये थोड़ी खूबसूरत हो गई है, क्योंकि वो वाटर रिटेंट करता है तो थोड़ा गोरापन। पर देखें कितनी बड़ी कीमत वो चुका रही है, क्योंकि ये स्टेरॉइड मोतियाबिंद होने का एक बहुत बड़ा कारण है। और इन दिनों मैंने बहुत कॉमनली देखा है, क्योंकि जो इस पारंगत नहीं है चिकित्सा विज्ञान में, वो अक्सर स्टेरॉइड देते हैं, हमको साइड इफेक्ट पता ही नहीं है, और वो मोतियाबिंद बनाता है। स्किन की क्रीम्स हम कितनी रफली के मेडिकल स्टोर पे जाके खरीद कर लेते हैं कि ईचिंग है और हमने ले लिया, और वो सब ओवर यूज करने से सब मोतियाबिंद प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बड़ा कारण, कहीं ना कहीं वो भी बॉडी में एब्जॉर्ब तो होता है, आपके ब्लड में जा ही रही है। अगर आप उस अधिक मात्रा में यूज करते हैं, जैसे स्किन स्पेशलिस्ट ने आपको बताया 10 डेज आप महीनों यूज किए जा रहे हैं, तो साइड इफेक्ट होने, तब फिर उम्र का क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। वो तो आप किसी भी उम्र में यूज करोगे, साइड इफेक्ट होंगे ही। तो मोतियाबिंद बनने का एक कारण ये भी है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। तो एक बात जो अभी समझ में आई है कि अभी हमें अपने सिर के साथ, शरीर के साथ आंखों का भी ध्यान रखना है, और गूगल पहन के हमको बाहर निकलना है। उससे जो एक आंखों में जो धूप लगती है, जो यूवी रेज और जो बाकी डॉक्टर साहब ने बताया, ठीक है, तो आज से हम इसको शुरू करेंगे। और दूसरी बात इसी संदर्भ में कि आजकल कॉमनली हमारे इंडिया एक डायबिटिक हब हो चुका है, आप जानते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि डायबिटीज का आंखों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखें, डायबिटीज का जब हम कॉमनली देखें, सबसे पहले मैं वो वहाँ से शुरू करता हूँ जो हम सब जानते हैं। जैसे आंखों के कोई भी इन्फेक्शन शरीर का
डायबिटिक्स में आम लोगों से ज़्यादा हो सकता ज़्यादा है होता है। और उसे क्योर करना भी मुश्किल होता है। जी। इसी तरह आँख के भी जो सारे इन्फेक्शन है, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस हो, आँख आना जिसे हाँ, अपन आँख कहते आना हैं, जिसे बोलते हैं, है ना, जी। वो भी कॉमन, या कॉर्नियल अल्सर हो, जैसे कोई आँख में कोई कंकर गया सामान्य हाँ, व्यक्ति को हाँ, घाव हो गया नहीं, लेकिन डायबिटीज को चांस ज़्यादा है। तो आँख के हर तरह के इन्फेक्शन, चाहे पलकों की प्रॉब्लम देखें, पलकों के जी। इन्फेक्शन वो डायबिटीज में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उससे अगर हम अंदर की तरफ चलते हैं तो मोतियाबिंद की संभावना डायबिटीज वालों में ज़्यादा हो जाती है। अगर जी, डायबिटीज जी। अनकंट्रोल्ड है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद और अगर हम अंदर जाते हैं तो रेटिना, जिसे आँख का पर्दा भी कहते हैं, उसकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे पर्दे में ब्लड आना, है ना। अगर इस तरह से जो शुगर से जो नुकसान होता है वो स्थायी होता है। तो हर डायबिटीज़ को एक नियम बनाना चाहिए कि उन्हें पर्दे की जांच समय समय पे कराते रहना चाहिए, ताकि इनिशियल स्टेज में अगर हमें जानकारी मिल जाए कि शुगर पर्दे पे अपना प्रभाव डाल रहा है तो आप सतर्क हो सकते हैं, कुछ औषधियाँ भी ले सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इसका मतलब आंखों का तो ध्यान रखें ही, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपनी शुगर को जरूर कंट्रोल रखें। देखिए बिल्कुल, ये तो मैं एग्री हूँ कि सारे शरीर के साथ साथ आंखें पूरी तरह अफेक्ट होती हैं। जी। तो जितना हम इसमें बिवेयर रहें उतना अच्छा होगा, और वो सारे तो आप लोगों को बताते ही रहे हैं अपने जी। चैनल से, समय समय पे हमें ये लाभप्रद जानकारियाँ मिलती रही हैं कि जी। किस तरह न्यूट्रिशन से, योगा से, कि योगा पे जी, भी आपने जी, काफ़ी जी। प्रभाव होता है। इनसे ये सारी जानकारी तो हम समय समय पे लेते ही रहते हैं। डॉक्टर जी। नीरज, चलिए, योगा की आपने बात छेड़ी है तो इस पे एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो योगा एक्सपर्ट हूँ, आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, तो मैं तो इसकी तारीफ भी करता हूँ और लोगों को बताता भी हूँ कि योग से आँखों पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि योगा का आँखों की केयर पे, आँखों की हेल्थ के लिए क्या योगदान है? देखिए डॉक्टर नीरज, एक बात अजीब है, हमारे पास एक से एक नॉलेज है इंडियन कल्चर में, हमारी जो पुरानी ट्रेडिशनल नॉलेज हमारी है, जी। लेकिन अब दिक्कत यही है कि इन पे कोई विस्तृत अभी तक कोई रिसर्चेज रिसर्च नहीं नहीं है। है। इसके चलते हम साइंटिफिकली उन चीज़ों को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में तो हम हम महसूस सब करते जानते ही हैं हैं। इसको, बराबर। तो अगर हम ये मानते हैं कि ऑनलाइन या मोबाइल लगातार देखने से, कंप्यूटर लगातार देखने से, जैसे मायोपिक शिफ्ट, ट्रांजिएंट मायोपिक शिफ्ट इन दिनों एक वर्ड है जिनमें आपका आंखों का नंबर बढ़ भी जाता है। जी जी। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि ये चीज़ें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं अस्थायी तौर पे, तो हमें ये भी मानना होगा योगा जैसी चीज़ें हमें फ़ायदा भी पहुंचा फायदा सकती भी, हैं। अच्छा, और एक definitely। बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि अब जब हम बात कर रहे थे इन्फेक्शंस जी। की, तो जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जी, है निश्चित। वो तो योगा से बढ़ती है। तो Definitely। आंखों के भी सारे इन्फेक्शन तो डेफिनेटली कम होंगे ही सही। और आंखों की मसल्स की जब एक्सरसाइज होगी, उसकी ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी, तो उसकी फोकसिंग इंप्रूव होगी। निश्चित रूप से आपके जो आंखों से रिलेटेड तनाव, भारीपन, थकान, ये सब है, ब्लरिंग, धुंधलापन, वो सब निश्चित रूप से इंप्रूव होंगे। और ऐसा जिन लोगों ने अपने अनुभव किया अपनी ज़िंदगी में, खासकर आप भी ऐसा मानते हैं कि आपके नंबरों को ये योगा ने काफ़ी तक कंट्रोल बिल्कुल होता है। मेरे खुद के चश्मा है, लेकिन योग से और आयुर्वेद से मैंने नंबर को कंट्रोल नहीं, इवन कम भी किया है। और ऐसा ये तो क्योंकि मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर नीरज को मैं काफ़ी समय से पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इनके न सिर्फ नंबर स्थायी हैं, और कभी कभी मैंने देखा है इनमें बिल्कुल कम भी हुए हैं, और बड़े तो कम से कम नहीं है, ये तो बात पक्की है। हाँ, तो योग और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस न्यूट्रिशन और थोड़ी सी केयर, इन सब का अगर ध्यान रखेंगे तो आंखों को हम बहुत हद तक बचा सकते हैं। इसी संदर्भ में बच्चों के लिए मैं एक सवाल करना चाहूँगा, सभी माता पिता ध्यान से सुने। आजकल के हमारे बच्चे मोस्टली रीडिंग करते हैं, वो बिस्तर पे लेट के पेट के बल करते हैं, ये लेट जाएंगे देन आंखों के सामने, या फिर सीधे लेट के यूँ पढ़ेंगे। ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, पॉस्चर का निश्चित रूप से आँखों की सेहत के लिए काफ़ी योगदान है जी। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके बच्चे का पॉस्चर प्रॉपर नहीं है तो जरूर पहले उसे टोकिए नहीं, पहले आप एक बार कंफर्म करिए कि वाकई आंखों की उसे कोई समस्या तो नहीं है। एक समस्या जो रह गई, चलो अच्छा, इस वार्ता के बीच बीच में जब वो बात आती है तो मैं बताता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट हमारे दर्शकों में भी अच्छा पड़ता है जी। कि एक प्रॉब्लम होती है एस्टिग्मेटिज्म, जिसके चलते आंख के कॉर्निया का कर्वेचर हर एंगल पे बराबर नहीं होता। उस सूरत में आंख के कर्वेचर को बदल के बच्चा उसे ठीक से देखने की कोशिश करता है, समझ गए। कई बार आंखों को मीच के, कभी तिरछी करके, इवन इसके चलते कभी कभी महंगापन भी आंख में आ जाता है। मतलब हम ये माने कि हम कैमरे से फोटो ले रहे हैं, सही नहीं आ रहा तो कैमरा कभी यूं करेंगे, कभी यूं करेंगे, समझ रहे हैं। तो हम उसको निश्चित समझाएंगे कि उसका पोस्चर ठीक होना चाहिए, लेकिन हमें उस टाइम ये भी क्लेरिफाई कर लेना चाहिए नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलके कि कहीं इसकी मजबूरी तो नहीं है कि इसे ट्रीट करना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है उसे ट्रीट करके ठीक मैं देख पा रहा हूँ। तो ये चीजें क्लियर करनी चाहिए। अगर वो सब नॉर्मल है तो हमें उसे शुरू से आदत डालनी चाहिए कि वो
लेट के नहीं पढ़े, बैठ के पढ़े, प्रॉपर पोस्चर में पढ़े, ताकि उसको आँख की थकान कम हो और देर तक वो पढ़ सके, आँख के रोग कम हो। मतलब यहाँ पे हमें ये देखना है, आपसे ही बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आपका बच्चा कंटिन्यूस लेट के पढ़ रहा है तो उसे डांटिए नहीं, एक बार उसकी आंखों को चेक करा लीजिए, क्या पता वाकई में कुछ प्रॉब्लम हो जो आपको बता नहीं पा रहा हो क्योंकि वो बच्चा है, समझ नहीं पा रहा हो। एक सवाल और डॉक्टर साहब, चूंकि चर्चा इतनी बढ़िया चल रही है, मन नहीं कर रहा इसको रोकने का, कि आजकल कॉन्टैक्ट लेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ खासतौर से गर्ल्स करती हैं, वो कितना सेफ है यार? देखिए अब यहाँ बात चले ना, तो देखिए कुछ चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन समय के साथ कई लोगों को अपनाते, जैसे हम कॉस्मेटिक्स की बात करें जी। तो अगर हम सोचें तो कॉस्मेटिक्स वैसे तो देखा जाए तो स्किन के लिए उपयोगी नहीं है, लिपस्टिक भी उपयोगी नहीं है, लेकिन समय की मांग है और सब लोग करते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमें सावधानी बरतनी होगी, जितनी देर उसकी आवश्यकता है उपयोग में लें, जितनी देर आवश्यकता नहीं है उसे वॉश आउट कर लें, ताकि अननेसेसरी उसका स्किन पे इफेक्ट नहीं हो। तो वास्तव में यहाँ हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, और कुछ लोगों को, खासकर गर्ल्स को जो मैरिज लाइफ के आसपास हैं, मैरिज के आसपास, उनको लगता है कि चश्मा उनके चेहरे पे सूट नहीं कर रहा, तो टेम्परेरी वो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज कर सकती है, लेकिन एज ए कॉस्मेटिक, तब जब वो सावधानी भी पूरी बरतें हैं। आप एक लेंस को सीधे अपने आँख के पास पे चिपका के लगा रहे हैं, अगर वो इन्फेक्टिव है तो नुकसान भी कर सकता है। अब मैंने कई बार देखा, आप कॉन्टैक्ट लेंस लेते हैं और सालों साल चल रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं देते, जबकि उनकी लाइफ होती है, उस टाइम के बाद भले ही वो ठीक काम कर रहे हैं, उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसका सोल्यूशन समय समय पर बदलना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अच्छा मतलब महसूस करा सकती हैं, बशर्ते उसके साथ जो नियम जुड़े हुए हैं आप पूरी तरह फॉलो करें। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। सवाल तो बहुत सारे हैं उनमें, लेकिन चूंकि चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं ये चाहूँगा कि आगे फिर कभी और जो टॉपिक बचे हैं आँखों के, हम एक बार और डॉक्टर साहब से मिलेंगे। तो अभी तक की जो चर्चा रही, उम्मीद है आपके लिए बहुत सार्थक रही होगी। और एज ए योगा एक्सपर्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आई वॉश आप किया कीजिए, आँखों को जितने पानी से, सादे पानी से, टेप वाटर से धोएंगे उतना वो कूल रहेंगी और स्निग्ध रहेंगी, मतलब नरिश रहेंगी। थोड़ा बीच बीच में मोबाइल बंद कीजिए या मोबाइल से आंखें बंद कीजिए, आंखों को झपकाइए, ठीक है, थोड़ा सा पामिंग कीजिए। और लास्ट में कंक्लूजन में चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए मेरी आपको सलाह यही है कि अब जैसी एक परंपरागत बात थी, पहला सिख निरोगी काया, देखिए हम इस बात को नहीं समझ पाए जब तक हम जैसे आमदनी के तौर पर या फाइनेंशियल तौर पे बहुत पुअर थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता जा रहा है, एक बार फिर से वो बात प्रथम हो चुकी है कि पहला सिख निरोगी काया। और आप देखें आपके पास कितनी भी धन हो, लेकिन अगर आपके पास काया निरोगी नहीं है तो आप परेशान ही रहेंगे। और निश्चित रूप से आंखों का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, अभी से ध्यान रखेंगे, लंबे टाइम तक आपका साथ दे पाएंगी और ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। इसके दुरुपयोग से बचें और समय समय पर जहां आवश्यकता हो चिकित्सक से मिलकर उसका उपचार कराएं और इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योगा निश्चित अपनाएं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का ध्यान रखें, बस यही सब कुछ। बहुत ही अच्छी, सार्थक और ज्ञानवर्धक और ज़रूरी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, योगा बहुत हेल्पफुल है। मैं पिछले लगभग 4.25 साल से निःशुल्क ऑनलाइन योगा करा रहा हूँ यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। एवरी मॉर्निंग 6 to 7 आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। पुनः एक बार बहुत बहुत थैंक यू।